सो हाय एवरीवन। तो देखो लास्ट लेक्चर के अंदर ना हमने फाइलम सिलेंट्रेटा को शुरू किया था और सिलेंट्रेटा के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो थे वो हमने डिस्कस किए थे एंड उनके कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे उनको हमने डिस्कस किया था। अब इस लेक्चर में ना हमने सिलेंट्रेटा को ही आगे कंटिन्यू करना है एंड सिलेंट्रेटा के अंदर जो इसके अंदर एग्जांपल्स है ना, जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के बारे में कुछ कुछ चीजें डिटेल में जाननी है, क्योंकि आजकल एग्जाम में ना जो सिलेंट्रेटा फाइलम से क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में पूछा जाता है। और उसके बाद इसी लेक्चर में हम नेक्स्ट वाली फाइलम को भी शुरू करेंगे जिसका नाम है टीनोफोरा। एक छोटी सी फाइलम है, बहुत बड़ी फाइलम नहीं है, लेकिन उसके अंदर इंफॉर्मेशन बड़ी प्रिसाइज है जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगेन बात वही, जो हमारा जो रेफरेंस है वो आपको बताया कि एनसीईआरटी फुल्ली कवर्ड है एंड इसके अलावा टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी बुक है, इससे हमने कंप्लीट जो आपको इस लेक्चर के अंदर जो मटेरियल है वो यहाँ से लिया गया है। एंड बात करते हैं हम फाइलम सिलेंट्रेटा के कुछ एनिमल्स की, लेकिन उससे पहले ना फटाफट से रिवाइज करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा को। देखो फाइलम सिलेंट्रेटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या थे, इनके अंदर ये कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना। दो इनके अंदर जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। अब दो जर्म लेयर्स है तो कोई इनके अंदर सिलोम नहीं पाया जाएगा, तो सिलेंट्रेट मतलब सिलोम नहीं पाया जाएगा तो ए सिलोमेट्स रहेंगे। इसके अलावा इनके अंदर हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। एंड अगर बात की जाए सिलेंट्रेटा की, तो सिलेंट्रेटा के अंदर कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का देखने को मिलते हैं कि इनके अंदर हमें टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे, इनके अंदर हमें जो कुछ स्पेशल तरह के सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि एक टॉक्सिन को रिलीज करते हैं, हिप्नोटॉक्सिन, और सेल्स का नाम क्या था ये तो आप बता दो यार, नाइडोप्लास्ट सेल। इसीलिए इस फाइलम का दूसरा नाम क्या है, नाइडीरिया फाइलम भी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा हमें इनके अंदर एक और कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है यूनिक वाला, कि इनके अंदर हमें अल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, मेटाजेनेसिस इसको बोलते हैं ना, पॉलिप मेडुसा। ओके, चलिए आज हम इसी फाइलम के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं। अब देखो आपके सामने जो एक डायग्राम है, ये बता सकते हो कौन से एनिमल का एग्जाम्पल है? बिल्कुल बच्चे, अगर आप बोल रहे हो कि सर ये तो ओबिलिया है, तो बिल्कुल सही बात है, ये किसकी एग्जाम्पल है? ये ओबिलिया। सबसे पहला एनिमल क्या रहेगा? ओबिलिया। देखो साइंटिस्ट ने जब पहली बार ओबिलिया को देखा ना, तो आप इसको बड़े ध्यान से देखोगे तो आपको कैसा लगेगा? ये बिल्कुल प्लांट लाइक लगेगा, प्लांट लाइक अपीयरेंस, है ना। अब देखो दिखता प्लांट के जैसे है बट है एनिमल, इसलिए इसका एक नाम है, इसको बोला जाता है जू फाइट। इसको किस नाम से? ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड जू फाइट। एंड इसका एक और नाम है ऑल्सो कॉल्ड सी फर, इसको सी फर के नाम से भी जानते हैं। तो ओबिलिया का क्या क्या नाम होगा? इसको सी फर के नाम से भी जानते हैं और इसको जू फाइट के भी नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप ओबिलिया के स्ट्रक्चर को देखो, तो देखो ये ओबिलिया की कौन सी फॉर्म है? ये है इसकी पॉलीफॉर्म है। इसकी पॉलीफॉर्म के ऊपर आपको देखो यहाँ पे ये एक आपको बर्ड दिखनी शुरू हुई, यहाँ पे क्या है? दिस इज बर्ड, ये बर्ड ग्रो रही है एंड इस बर्ड से एक स्ट्रक्चर निकली मेडुसा, इसे मेडुसा निकलेगा, है ना। अगर आप एक ही प्लांट पे देखोगे, प्लांट बोल रहा हूं, एक ही एनिमल की बॉडी पे देखोगे, आपको यहाँ पे बर्ड भी दिख रही है, आपको यहाँ पे मेडुसा भी दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे पॉलिप की स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर काफी सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक ये ऑर्गेनिज्म है। ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? ये है पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फी का मतलब स्ट्रक्चर्स। तो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको काफी सारी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। पॉइंट क्लियर है जी? ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर निकली, ये क्या है? दीज आर टेंटिकल्स, है ना। तो ये ओबिलिया के बारे में बच्चे आपने बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एनिमल की बात करते हैं। अच्छा चलो बताओ ये क्या है, कौन सा एनिमल है ये ना बिल्कुल बैलून के जैसा लगता है, इसका नाम है फाइजीलिया। फाइजीलिया। और इसको ना बेसिकली इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको बेसिकली पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज ऑल्सो नोन एज पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। लिख देते हैं हम यहाँ पे पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। कभी भी किसी ऐसे एरिया में जाओ ना, ओशन वाले एरिया में, जैसे कभी मुंबई जाना हो आपका, तो वहां पे ना आपको जो बीच होता है, जो समुद्र के किनारे, वहां पे ना अगर कभी आपको ऐसा दिखे कोई बैलून जैसी स्ट्रक्चर पड़ी हुई है,
तो कभी भी उसको टच मत करना, क्योंकि दिखने में कैसा है, ऐसा लगेगा जैसे कैसा है, बिल्कुल ऐसे बैलून के जैसा है, बिल्कुल कैसा है, ये बैलून के जैसा दिखेगा बिल्कुल दिखने में, है ना। तो कभी टच मत करना। क्यों नहीं टच करना? बिकॉज इसके पास कौन से सेल होते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल। जैसे ही आपने इसको टच किया, इसने क्या कर देना है, अपने नाइडोब्लास्ट से अटैक, और जैसे ही अटैक करेगा ये क्या कर देगा, हिप्नोटॉक्सिन को इंजेक्ट कर देगा, है ना। तो याद रखना, कभी भी ऐसा समुद्र के किनारे अगर आपको कोई बैलून जैसी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है तो बच के रहना से। इसके अलावा इसका एक इकोलॉजिकल इसकी इंपॉर्टेंस भी है। एक फिश है नोम फिश, नोम फिश लिखने में नोमियस आती है लेकिन इसको नोम फिश बोलते हैं। ये नोम फिश होती है बेसिकली प्रोटोकोपरेशन, प्रोटोकोपरेशन, ये प्रोटोकोपरेशन शो करती है किसके साथ, फाइजीलिया के साथ, है ना। मतलब प्रोटोकोपरेशन बेसिकली एक इंटरेक्शन होती है जिसमें ये दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब देखो, जो फाइजीलिया होता है उसको इस फिश के पास होने से कुछ नुकसान कुछ फायदा नहीं है ना, कि है नुकसान और फायदा, चलो बताता हूं। अच्छा, जो फिश होती है ना, बेसिकली फिश को ना ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, फिश को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब फिश को देख के कोई ना कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आएगा फिश को खाने के लिए, तो अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म फिश को खाने के लिए आएगा तो उसके ऊपर कौन अटैक कर देगा, फाइजीलिया अटैक कर देगा, फाइजीलिया उसको खा लेगा। तो कुल मिलाकर दोनों एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इसी को बोलते हैं प्रोटोकोपरेशन, लेकिन दोनों को अलग रखा जा सकता है। तो यार ना, ये पेपर का क्वेश्चन है, नॉन फिश जो है वो प्रोटोकोपरेशन करके किसके साथ रहती है, तो हम बोलेंगे फाइजीलिया के साथ। इंटरेक्शन को बोलते हैं प्लस प्लस इंटरेक्शन, दोनों को फायदा होता है एक दूसरे से। लेकिन अगर दोनों को अलग कर देंगे तो इनको कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, म्यूचुअलिज्म भी ऐसा ही होता है ना, दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, लेकिन दोनों को अलग कर देंगे तो उस केस में क्या होता है, दोनों ही मर जाते हैं, है ना। चलिए, तो ये प्रोटोकोपरेशन है। तो ये आपने बातें किसके बारे में ध्यान रखनी है, फाइजीलिया के बारे में। अगर हम नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं बच्चे, बताओ ये क्या है, बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये है एक जेली फिश है और इसका नाम है ऑरेलिया। इसका जो जीनस है बेसिकली ऑरेलिया, है ना। अब जेलीफिश की अगर हम बात करते हैं, ऑरेलिया की बात करते हैं, तो ऑरेलिया के अंदर जो बातें आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है, एक तो लार्वा आपने ध्यान रखना है, दूसरा जो जेलीफिश होती है, जो ऑरेलिया होता है ना, इसके अंदर आपको जो बेसिकली हम बोलते हैं कि सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। एंड इसके अंदर हमें इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी। इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस मतलब दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पर्म को रिलीज करेगा, दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो एग को रिलीज करेगा। एंड ये सारा काम कहाँ होगा, इंटरनली होगा, बॉडी के अंदर होगा। इंटरनल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन यहाँ देखने को मिलती है। एंड यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है वो कैसी होती है, वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। जैसे जैसे जाइगोट बनेगा तो जाइगोट से डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म नहीं बनता, पहले क्या बनता है, लार्वा बनता है। अब लार्वा यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में ना लार्वा के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे सबसे पहला जो लार्वा बनेगा ना, मैं लार्वा का सीक्वेंस लिखता हूं, सबसे पहला जो लार्वा होगा वो प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला लार्वा। तो सबसे पहले इनके अंदर प्लेनुला लार्वा बनता है। प्लेनुला लार्वा बनने के बाद एक और लार्वा बनता है जिसको बोलते हैं बेसिकली उसका मतलब स्काइफियोस्टोमा बोलते हैं लार्वा को। दूसरा होता है स्काइफियोस्टोमा लार्वा। और तीसरा जो लार्वा ये पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, दैट इज अफायरा लार्वा। तो ये तीनों के तीनों जो लार्वा है वो किससे बिलोंग करते हैं, तीनों के तीनों लार्वा जो है वो सिलेंट्रेटा फाइलम से बिलोंग करते हैं, या फिर आप ये बोल दो कि जेलीफिश से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। ओके, तो तीनों के तीनों लार्वा हमें जो कहां से बिलोंग करेंगे, फाइलम सिलेंट्रेटा से। और फाइलम सिलेंट्रेटा में भी कौन सा एनिमल है, जो ओरिलिया है, जो हमारी जेलीफिश है। ठीक है जी, आगे चले। चलो अब बताओ ये वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है, जल्दी जल्दी से। बिल्कुल, ये है बच्चे हाइड्रा। पिछली क्लास में इसका मैं डायग्राम ऐड करना भूल गया था, ये आ गया हाइड्रा, है ना। और हाइड्रा की खास बात क्या है, हाइड्रा के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ओनली सिलेंट्रेट है ये,
जो कहाँ मिलेगा, जो आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा। इसके अलावा जितने भी सिलेंट्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे मेराइन वाटर में देखने को मिलेंगे। ये ओनली एक ऐसा सिलेंट्रेट है जो आपको फ्रेश वाटर में देखने को मिलेगा। और इसका जो नाम था ना हाइड्रा, ये दिया था लिनियस ने, ये भी लिख लो, इसका जो नेम था या फिर टर्म गिवन बाय लिनियस, है ना, याद होगा कार्लस लिनियस, जिन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था। तो उन्होंने इसका जो नाम था, जो इसको टर्म थी, हाइड्रा दी थी। अब इसके अलावा जो हाइड्रा होता है इसको पानी का सांप बोलते हैं, पता आपको, इसको पानी का सांप बोलते हैं, मतलब इट इज कॉल्ड वाटर सरपेंट, है ना, पानी का सांप आ जाता है कभी कभी पेपर में। कभी कभी वाटर सरपेंट का मीनिंग नहीं पता होता, है ना, तो साइड में हिंदी या पंजाबी में कुछ लिखा होता है जैसे ट्रांसलेट करके ना, तो पता चल जाएगा कि हाँ हम बोलते हैं जी, बोलते हैं। इसके अलावा जो हाइड्रा होता है बच्चे, ये सॉलिटरी होता है। सॉलिटरी मतलब ये अकेला रहता है, सॉलिटरी। और हाइड्रा के बारे में बच्चे, ये जो रिप्रोडक्शन करता है वो किससे करता है, बाय बडिंग। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, बडिंग इन हाइड्रा, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता है बडिंग के द्वारा। इसके अलावा इसके अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है हाइड्रा के अंदर। तो हाइड्रा के बारे में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है ना। ये देखो आपको यहाँ पे ये चीज क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये इसकी है बड, है ना, क्लियर है, बड है। चलिए आगे, ओके, चलिए, तो ये भी हमारा क्लियर हुआ। नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म आने वाला देखते हैं भाई, बताओ। हाँ, बड़ा प्यारा ऑर्गेनिज्म है ये, है ना। और समुद्र में आपको देखो इतनी बढ़िया मस्त सी दुनिया देखने को मिलती है। एक्चुअली में ये जो एनिमल्स है ना, सारे के सारे जो आपको यहाँ पे फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है, दे आर नॉट प्लांट्स, धोखा नहीं खाना। ये है कोरल रीफ, है ना, ये कोरल रीफ है बच्चे, है ना। कोरल रीफ के अंदर ना बहुत सारे कलर्स पाए जाते हैं, मतलब कलरफुल होते हैं ये। और ये पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाते हैं कोरल रीफ। जो कोरल होते हैं ना, कोरल इकोसिस्टम, ये एक स्टेबल इकोसिस्टम है। जब भी कभी मौका मिले आपको अंडमान निकोबार जाने का, ये तो इंडिया में है हमारे, तो अंडमान निकोबार में ना आप स्कूबा डाइविंग करना, तो वहां पे आपको कोरल रीफ दिखाए जाएंगे। अब इन कोरल रीफ के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे इनके अंदर का क्या, तो एक ऐसी पॉलिप जैसी स्ट्रक्चर है, समझना इसको, ये पॉलिप जैसी स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से पॉलिप जैसी स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस पॉलिप जैसी स्ट्रक्चर के चारों तरफ यहाँ पे ये कैल्शियम का ना, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट का, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट को सेक्रेट कर देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। तो अपने चारों तरफ एक कैल्शियम कार्बोनेट को सेक्रेट कर देंगे, पूरी ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इसके लिए क्या काम करेगा, इसके स्केलेटन का काम करेगा, है ना, क्योंकि हार्ड होता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप देखो ध्यान से, आपको नजर भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत, है ना, कैसे हार्ड होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में ये इनका ये जो सारा का सारा एरिया होता है, देखो पूरा प्रॉपर आपको नजर आ रहा होगा दूर दूर से ना, तो ये सारा क्या है, नीचे कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट करते हैं, और ये कैल्शियम कार्बोनेट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे हार्ड बन जाता है, तो इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो बस आपके अपने कोरल रीफ के बारे में ये ध्यान रखना है कि कोरल रीफ के अंदर स्केलेटन बेसिकली कैसी फॉर्म कैसी है, ये खुद एक्चुअली में पॉलिप स्ट्रक्चर है, खुद क्या है, ये पॉलिप है, मतलब ये फिक्स्ड है, ये मूव नहीं कर सकता। एंड अपने चारों तरफ क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को डिपॉजिट कर देगा, जिसके कारण ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। एंड कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मिलकर किसकी मतलब एक तरह से स्केलेटन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। सिस्टम तो नहीं बोलेंगे, नॉर्मली बोलेंगे कि स्केलेटन की फॉर्मेशन करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये कुछ बातें थी जो हमने सिलेंट्रेटा के बारे में, सिलेंट्रेटा के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके बारे में जाननी चाहिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट वाली फाइलम के अंदर। नेक्स्ट हमारी थर्ड फाइलम है, फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा। अब देखो जो हमारी नेक्स्ट वाली फाइलम है, ये फाइलम टीनोफोरा जो है, इसके अंदर ना स्पेसिफिक 2-3 ऐसी पॉइंट्स हैं जहां से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सिर्फ 2-3 ऐसे पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। अब देखो फाइलम, अगर मैं टीनोफोरा की बात करता हूं, इसके अंदर जितने भी एनिमल्स थे ना, पहले इनके सारे के सारे मेंबर्स को ना सिलेंट्रेटा फाइलम ही रखा हुआ था। लेकिन बाद में जब रिसर्च की, टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, तो पता चलता कि नहीं, ये तो सिलेंट्रेटा वाले ऑर्गेनिज्म ही नहीं है,
इनके अंदर तो कुछ अलग से फीचर भी हैं जो सिलेंट्रेट्स के अंदर नहीं देखने को मिलते, है ना। तो उसके बाद इनको अलग ग्रुप में डाला गया एंड इसकी एक फाइलम का नाम दिया गया प्रॉपर पूरा, दैट इज टिनोफोरा फाइलम। एंड टिनोफोरा फाइलम को मेनली दे आर मेनली नोन एज, पेपर में क्वेश्चन आता है सी वेलनेट, सी वेलनेट्स। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सी वेलनेट जो है वो किस फाइलम के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं, आंसर इज फाइलम टिनोफोरा। इसके अलावा इनको एक और भी नाम से, दे आर ऑल्सो नोन एज कॉम जेलीज, कॉम जेलीज। तो इनको कॉम जेलीज के नाम से भी जाना जाता है ना। ये भी एक्चुअली में जो जेली फिश होती है ना बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। अभी क्लियर करता हूं क्या डिफरेंस होता है। तो हम इनको सी वेलनेट्स के नाम से जानते हैं, हम इनको कॉम जेलीज के नाम से जानते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो कल को कभी आप किसी इंटरव्यू में जाओ तो आपको वहां पे काम आ सकती है, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल। अब देखो एक्सक्लूसिवली वर्ड आपको कहीं कहीं पे देखने को मिलेगा, जैसे एक्सक्लूसिवली का मीनिंग है इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये आपको हमेशा और हमेशा कहां देखने को मिलेंगे, ये आपको हमेशा एंड हमेशा समुद्र के अंदर ही देखने को मिलेंगे। सो दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। इंटरव्यू में ये सवाल पूछा जाता है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी फाइलम के जो फाइलम है जो एक्सक्लूसिवली मेराइन है। जैसे फाइलम इकाइनोडर्मेटा जो है वो भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है, फाइलम हेमिकोडेटा भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है, फाइलम टिनोफोरा भी एक्सक्लूसिवली मेराइन है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे चीजें जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि इनके अंदर भी हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इनके अंदर भी कैसी सिमेट्री होगी, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। इसके अलावा इनके अंदर भी हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अब देखो यहां पे ना इनके पास एक एडवांस फीचर है, इनके पास एक एडवांस फीचर है, वो क्या है, एक बार एक माइंड ये लिखो, दे आर, ये ना दे आर ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इनके पास एक एडवांस फीचर क्या होता है उसको देखो ध्यान से, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। याद रखना सिलेंट्रेटा के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं था, वहां पे सिर्फ एक ही ओपनिंग थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, वहीं से फूड एंट्री होती थी, वहीं से अनडाइजेस्टेड फूड को निकाला जाता था। मतलब वही जो एंट्री, वही जो एक पोर था बेसिकली, वो एंट्री के लिए एंड फूड को निकालने के लिए एनस का भी काम करता था, माउथ का भी। हमने बोला था ब्लाइंड सेकेंड, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इनकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर दो पोर्स होते हैं। एक पोर जो है वो माउथ का काम करता है और दूसरा पोर जो है वो एनस का काम करता है ना। तो हम बोलेंगे इनके पास होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये एडवांस फीचर है एज कंपेयर टू सिलेंट्रेट, तो ध्यान रखना। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर एसिलोमेट्स, क्योंकि ये भी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ही होते हैं बेसिकली, तो इनको हम एसिलोमेट्स बोलेंगे। एंड इनके अंदर भी हमें क्या, जो बॉडी सेल वॉल होती है ना, वो भी दो होती है, एक आउटर होती है, एक होती है इनर। एंड आउटर एंड इनर लेयर के बीच में एक जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होगा, इसको क्या बोला जाएगा, मीजोग्लोआ बोलते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ये भी एक तरह से ए सेलुलर सब्सटेंस होता है। पॉइंट क्लियर है। अच्छा, सिलेंट्रेटा के पास ना एक स्पेशल तरह के सेल्स होते थे। कौन से सेल्स थे, नाइडोप्लास्ट सेल। यहाँ पे नाइडोप्लास्ट सेल्स होते हैं, यहाँ पे नाइडोप्लास्ट सेल्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे एक और तरह के सेल्स होते हैं, इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स, इनको बोलते हैं कोलोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट सेल्स बोलते हैं। अब ये जो कोलोब्लास्ट सेल्स होते हैं एडहेसिव नेचर के होते हैं, एडहेसिव, ऐसे चिपकने में हेल्प करते हैं, एडहेसिव नेचर के होते हैं, ठीक है। तो इनके पास कोलोब्लास्ट सेल्स होते हैं, सिलेंट्रेटा के पास नाइडोब्लास्ट सेल्स होते हैं, पोरिफेरा के पास कौन से सेल्स होते हैं, पोरिफेरा के पास, चलो कमेंट बॉक्स में लिख देना, सर कमेंट बॉक्स ही नहीं है, अरे तो वैसे बता दो ना, इंपॉर्टेंट सेल्स हैं, मैं नहीं बताऊंगा अब, ठीक है, मुझे मैसेज करके बता देना कि सर ये सेल्स होते हैं। ओके चलिए आगे मूव करें।
ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन की, तो वो जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन जो रहेगा, एक्सक्रीशन एंड रेस्पिरेशन ये रहेगा जनरल बॉडी सरफेस से, है ना। और एक्सक्रीशन, रुको, एक्सक्रीशन, उसके अलावा ये होते हैं, दे आर अमोनोटेलिक। अब अच्छा, अमोनोटेलिक का मीनिंग क्या है? देखो, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं वो यूरोटेलिक होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं वो यूरिकोटेलिक होते हैं। बस ये ध्यान रखना। इसके अलावा क्या इनके पास कोई नर्वस सिस्टम होता है? नहीं, इनके पास नर्वस सिस्टम तो नहीं होता, बट दे हैव नर्व्स। इनके अंदर क्या होती है? नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। मतलब न्यूरॉन जो है ना, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली नर्व्स प्रेजेंट रहेगी, न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर इनके अंदर बात की जाए तो क्या इनके अंदर, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन है। डेवलपमेंट की अगर बात की जाए इनके अंदर, डेवलपमेंट की, तो बच्चे इनके अंदर इनडायरेक्ट होती है। और इनके अंदर लार्वा का नाम है साइपीड लार्वा। बेसिकली इसका लार्वा का नाम साइपीड लार्वा बोलते हैं इसको, तो लिख लो साइडिपिड लार्वा। साइडिपिड, CYDIPID, साइडिपिड लार्वा। तो लार्वा के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। अब फाइलम पोरीफेरा में लार्वा का नाम क्या था? एम्फीब्लास्टुला। सिलिंड्रेटा में लार्वा प्लैनुला है, इफाइरा है, सिस्टियोस्टोमा लार्वा है। और यहाँ पे कौन सा लार्वा है? यहाँ पे जो है साइडिपिड लार्वा है। तो ये लार्वा भी आपने ध्यान रखना है। एक काम करना, एक ना ऐसे टेबल बनाना, एक इस तरीके से टेबल बना लो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइलम का नाम लिखो, यहाँ पे लार्वा का नाम लिखो, और ये चीजें करते रहो। और एंड में ना अपने पास एक मस्त वाली इंफॉर्मेशन आ जाएगी, उसको ध्यान रखना। अब कुछ यूनिक फीचर और देखो, अब कुछ इनके पास यूनिक फीचर और देखते हैं। जैसे ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, अब इनको कोम्ब जेलीज क्यों बोलते हैं? जैसे शुरू में आपको बोला था कि हम इनको बेसिकली क्या बोलते हैं? कोम्ब जेलीज बोलते हैं। अब कोम्ब जेलीज इसलिए बोलते हैं, देखो ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, समझना इसको, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। तो इसकी बॉडी के ऊपर ना ये इस तरीके से बहुत सारे टेंटिकल्स तो रहेंगे। ये टेंटिकल्स हैं। टेंटिकल्स को मैं रुको अभी बनाता हूँ, ऐसे नहीं क्लियर करेंगे। तो इसकी ना बॉडी के ऊपर कुछ इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, ऐसे। और इनको कोम्ब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके ऊपर ना ऐसे सीलिया लगे होते हैं। देखो ऐसे सीलिया, ठीक है ना, सीलिया, ये सीलिया है। तो टोटल दिस इज कॉल्ड कोम्ब, ठीक है। तो ऐसे इनकी बॉडी पे स्ट्रक्चर्स होती है। और हम ये बोलते हैं कि इनके पास बेसिकली ये जो लेयर्स होती है, ये जो प्लेट होती है जिसको कोम्ब जैसे स्ट्रक्चर, इस एक प्लेट को हम बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कोम्ब लार्वा। इसको हम बोलेंगे कोम्ब प्लेट बोलेंगे, सॉरी, कोम्ब प्लेट। और जो फाइलम टीनोफोरा के मेंबर्स होते हैं, इनके पास टोटल 8 कोम्ब प्लेट प्रेजेंट है। सर हमें तो 4 नजर आ रही है। मेरे बच्चों, 4 आगे नजर आ रही है, 4 पीछे नजर आएंगे। और इन्हीं प्लेट से फिर आगे ऐसे सीलियास निकल, ऐसे सीलियास निकलेंगे। एंड इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे सीलिया, टेंटिकल्स के ऊपर ना ऐसे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ऊपर क्या, ये ऊपर है सीलिया, और सीलिया इनके पास प्रेजेंट है, कोम्ब प्लेट इनके पास प्रेजेंट है। इसी के साथ ना ऐसा बोला जाता है, देखो पहले तो एक यूनिक फीचर क्या है, इनके पास 8 कोम्ब प्लेट्स है वो प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। सर बायोल्यूमिनेसेंस मतलब ये चमकते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे के सारे ये क्या करते हैं? ये एमिट करते हैं लाइट को, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है बच्चे। ये इस फाइलम का एक यूनिक तो नहीं बोल सकते, एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस फाइलम का, क्योंकि बायोल्यूमिनेसेंस कुछ और भी एनिमल्स हैं वो भी शो करते हैं, है ना। ये इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये वाला। इसके अलावा दे आर द लार्जेस्ट एनिमल हैविंग सीलिया फॉर लोकोमोशन।
ना। पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए, लेकिन दे आर दी लार्जेस्ट एनिमल्स हैविंग सीलिया फॉर लोकोमोशन। तो ये एक्चुअली में इनकी जो लोकोमोशन होती है ना वो बेसिकली इन सीलियास की वजह से होती है। और इनकी जो, अगर मैं लार्जेस्ट बोला, अगर इनकी मैं मतलब कुछ ना लेंथ की बात करूँ तो 2.5 मीटर के आसपास, इतने 1.5 मीटर 2.5 मीटर इतने लंबे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये भी एक पेपर में कभी ना कभी कोई ना कोई स्टेटमेंट, कभी ना कभी कोई ना कोई सवाल आपको देखने को मिल सकता है, तो आप इसके बारे में भी ध्यान रखना। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फाइलम टिनोफोरा। एंड इसके अंदर एग्जांपल लिख लो फाइलम टिनोफोरा के अंदर, यहाँ पे कुछ एनिमल्स की एग्जांपल लिख लो। जैसे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टेंटाकुलेटा, टेंटाकुलेटा। अभी ये जो डायग्राम हमने बनाया था ना, ये वाला डायग्राम ये किसका, ये टेंटाकुलेटा का। ये दिखने में जेलीफिश जैसी लगते हैं, टेंटाकुलेटा, है ना। और एक होता है न्यूडा, इसी के अंदर एक एग्जांपल और होती है न्यूडा, NUDA, न्यूडा भी इसकी एग्जांपल है। एंड एक होता है प्लूरोब्रैंकिया, एक तीसरी एग्जांपल होती है प्लूरोब्रैंकिया। तो ये 3 एग्जांपल है। टेंटाकुलेटा जो है वो ध्यान रखना, वैसे आज तक कभी किसी एग्जाम में इनकी एग्जांपल्स के बारे में पूछा नहीं गया है, या तो पूछते हैं बायोल्यूमिनेसेंस के बारे में या कॉम्प्लेट के बारे में पूछते हैं, है ना। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर है जिनके बारे में पूछते हैं, या फिर ये पूछ लेंगे कि सी वेलनट्स किसको बोलते हैं, कॉम्ब जेलीस किसको बोलते हैं, है ना। अब कॉम्ब जेलीस क्यों बोलेंगे, देखो ना, ऐसे जैसे कंगा नहीं होता, कंगा होता है ऐसे, कंगा होता है ना, कंगे के ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल कंगे जैसे स्ट्रक्चर है, इसलिए इनको कॉम्ब प्लेट बोला जाता है ना। इसलिए इन एनिमल्स को हम कॉम्ब जेलीस बोलते हैं, ऊपर से ये हैवी ट्रांसपेरेंट है, इनके अंदर भी जेली भरी हुई है, तो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ऊपर से चमकते भी हैं, तो इसलिए हम इनको कॉम्ब प्लेट्स बोलते हैं, सॉरी कॉम्ब जेलीस बोलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फाइलम टिनोफोरा। अब आई होप आपको फाइलम टिनोफोरा जो है वो समझ आई होगी। अब इसके नेक्स्ट वाली जो फाइलम रहेगी फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। और एनिमल किंगडम के लेक्चर जब सुनते हो तो जल्दबाजी नहीं करनी, एक दिन में 2 से ज्यादा लेक्चर मत सुनना, क्लियर कर देता हूँ पहले ही, है ना। अगर तो एग्जाम पास है तो एक डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन एक दिन में 2 से ज्यादा लेक्चर नहीं सुनने, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। हर लेक्चर के बाद क्वेश्चंस लगाने मस्ट भूलना नहीं, हर लेक्चर के बाद अपने क्वेश्चंस को लगाना है। चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फाइलम प्लेटीहेल्मिंथेस को शुरुआत करेंगे। एंड अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी, तो डरना बिल्कुल नहीं है, अपन आप लोगों के साथ है। चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट।